This news is sponsored by अभ्युदय पाइल्स। नमस्कार दर्शकों, आप सभी का स्वागत है महान्यूज 7 में। आज के महान्यूज 7 के भाग में हम हेलो डॉक्टर में देखेंगे पाइल्स के बारे में। पाइल्स यानी कि बवासीर, और ये आए दिन काफ़ी कॉमन हो गया है, सभी को हो रहा है, जो काफ़ी तकलीफ देह है बीमारी है। इसे छुटकारा पाने के लिए जो पेशेंट्स है वो हर संभव कोशिश करते हैं इस तकलीफ से छुटकारा मिलने के लिए। वो आयुर्वेदिक उपचार, होम्योपैथिक उपचार, ऐसे बहुत से उपचार प्रणाली की तरफ अपना कदम बढ़ाते हैं। इसी सिलसिले में हम नागपुर के प्रसिद्ध अभ्युदय पाइल्स लेजर हॉस्पिटल के संचालक डॉक्टर प्रवीण सहावे के पास आए हुए हैं, जिन्हें 35 नेशनल इंटरनेशनल अवार्ड से नवाजित किया गया हुआ है, और उनका अनुभव इसमें बहुत सालों का है। तो इनसे सीधा जानेंगे कि जो पाइल्स है, जो बवासीर है, ये किस तरह से होता है, उत्पन्न होते समय क्या तकलीफ होती है और इसके पीछे की क्या वजह है। तो सबसे पहले स्वागत करते हैं डॉक्टर का। डॉक्टर का स्वागत है। आज के हेलो डॉक्टर में हमने जो पाइल्स विषय को चुना है, तो पाइल्स विषय जो है बहुत ही गंभीर बीमारी आए दिन हर किसी को होता रहता है, तो इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल्स में बताइए। एक्चुअली आज से हज़ारों साल पहले पाइल्स के बारे में, बवासीर के बारे में आचार्य सुश्रुताचार्य, आचार्य चरकाचार्य, इन्होंने विस्तृत वर्णन किया है। उन्होंने कहा है कि अरिवत प्राणान शुनोस्ति हीनस्ति इति अर्षा, जिस व्याधि में, जिस बीमारी में आरी के समान, काटने के समान वेदना होती है, ऐसे व्याधि को या पाइल्स को, बीमारी को पाइल्स कहा जाता है। पाइल्स के वैसे टाइप्स या प्रकार होते हैं या स्टेजेस होते हैं, हम जानेंगे। ये मेरे पास बिल्कुल ये एक मेरे पास मॉडल है जो हम पेशेंट्स को समझाते हैं कि ये हमारा नॉर्मल एनल कैनल है। इसमें कुछ वेन्स या वेसल्स रहती हैं जो कि किसी भी कारण से, कॉन्स्टिपेशन से, गर्भावस्था में वजन बढ़ने से या अन्य कुछ कारण से, तीखा मिर्च मसालेदार आहार सेवन करने से यहाँ की नसें फूल जाती है और वहाँ से ब्लीडिंग होता है। इसी को पाइल्स कहा जाता है। पाइल्स की जो डेफिनेशन है, हीमोराइड्स जिसको कहा जाता है हमारी भाषा में। हीम मीन्स ब्लड और रॉइड्स मीन्स फ्लो। जिस व्याधि में फवारे के जैसे ब्लड उड़ता है या मोशन करते समय फवारे के जैसे ब्लड जाता है, उसको पाइल्स कहा जाता है। अब इसमें 4 स्टेजेस या 4 प्रकार पाइल्स के होते हैं। पहला प्रकार होता है जिसमें से ब्लड जाता है। दूसरा, मस से बाहर आते हैं, अपने आप अंदर चले जाते हैं। तीसरा, मस से बाहर आते हैं, हाथ से अंदर डालना पड़ता है। और चौथा, मस से हमेशा के लिए बाहर रहते हैं। तो ये जो चारों स्टेज है, इसका अर्ली में अगर हमने निदान किया, अर्ली स्टेज में हमने इसका डायग्नोसिस किया, तो ये मेडिसिन से ठीक हो सकते हैं। और जो 3rd और 4th स्टेज की जो पाइल्स है, इसी में एडवांस लेज़र की या अन्य बीम लेज़र ट्रीटमेंट की आवश्यकता पड़ती है। जी, तो सर मुझे बताइए कि लेज़र का भी इसमें उपचार किया जाता है। लेज़र ट्रीटमेंट से ही इसका आप अच्छे से एक उपचार करते हैं, जिससे काफ़ी मात्रा में जो है पेशेंट को रिलीफ मिलता है। तो जैसे कि लेज़र के प्रकार कौन कौन से हैं और लेज़र किस तरह से काम करता है, क्या उसका एक पैटर्न होता है? काफ़ी अच्छा सवाल पूछा। एक्चुअली पेशेंट्स के मन में हमेशा ये उत्सुकता रहती है कि लेज़र होता क्या है। लेज़र एक लाइट एम्प्लीफिकेशन स्टिमुलेट इमिशन ऑफ रेडिएशन, इस प्रकार की एक प्रणाली है। लेज़र के माध्यम से क्या होता है कि जैसे हम लोग पाइल्स का उदाहरण लेंगे, तो जैसे ये पाइल्स मैंने आपको अभी समझाया है कि ये जो डेंटेड लाइन होती है, इसके ऊपर पाइल्स हमेशा होते हैं। तो पाइल्स में हम लोग जब लेज़र उपचार करते हैं, तो लेज़र के माध्यम से विशिष्ट प्रकार की किरणों को हम इसके जड़ में देते हैं, उसका ट्रीटमेंट करते हैं। तो वहाँ पर जो फीडिंग आर्टरी और वेसल्स है वो श्रिंक हो जाती है, और जो पाइल्स है वो ठीक हो जाते हैं। इसमें किसी भी प्रकार का घाव नहीं रहता है, किसी भी प्रकार का चीरा या टाके नहीं रहते। तो एक्चुअली लेज़र जो है मेलानिन, हीमोग्लोबिन और वाटर कंटेंट जो है उसको एब्जॉर्ब करता है पाइल्स का, और नेचुरली जो हेमोरॉइडल कुशन्स होते हैं उसको नॉर्मल पोजीशन में लाता है। अब इससे क्या होता है ना कि पेशेंट को पोस्ट ऑपरेटिव पेन नहीं होता है, दर्द नहीं होता है, और पेशेंट को बार बार ड्रेसिंग के लिए आने की आवश्यकता नहीं होती है। और लेज़र के जो एक्चुअल वर्किंग जो होता है वो होता है फोटो कोगुलेशन, एब्लेशन एंड इवापोरेशन। इन 3 स्टेजेस में लेज़र काम करता है। और लेज़र के जो टाइप्स है, जैसे एनडीआग लेज़र होता है, डायोड लेज़र होता है, CO2 लेज़र होता है, बीम लेज़र होता है, ऐसे डिफरेंट टाइप्स ऑफ लेज़र होते हैं, जिसमें RF लेज़र भी होता है। तो मोस्टली पाइल्स के लिए डायोड लेज़र, CO2 लेज़र और RF लेज़र यूज़ होता है, जो हमारे अभ्युदय पाइल्स सेंटर में अवेलेबल है। इसमें एक बीम लेज़र भी होता है, जिसको बायोलॉजिकल इलेक्ट्रिकल इम्पेडेंस ऑटो मेजरमेंट सिस्टम कहा जाता है, जिसमें क्या होता है ना कि जो पाइल्स का इम्पेडेंस है वो एक बीम इंस्ट्रूमेंट के इम्पेडेंस से मैच होता है, और उसी समय में पाइल्स की जो फीडिंग आर्टरी वेसल्स है वो क्लोज हो जाती है, और वहाँ पर क्लोज वुंड होती है, ओपन वुंड नहीं होती। मोस्टली अगर किसी भी प्रकार की सर्जरी हम देखेंगे तो उसमें घाव होता है, टाका होता है,
तो लेज़र में इसमें किसी भी प्रकार का घाव टाका न होने से पेशेंट को जो नॉर्मल रूटीन वर्क है वो पेशेंट जल्दी जा सकते हैं और उनका जो रूटीन है वो जल्दी वो ज्वाइन कर सकते हैं। जी, जैसे कि आपने लेज़र के बारे में बताया, टाइप्स के बारे में बताया, तो कॉस्मेटिक लेज़र भी एक आपके इस उपचार प्रणाली का एक हिस्सा है। तो इसके बारे में बताया कि कॉस्मेटिक लेज़र किस तरह से इसमें फ़ायदेमंद रहता है। कॉस्मेटिक का ज़माना है, आज की जो सेंचुरी, हर एक व्यक्ति सुंदर बनना चाहता है, सुंदर दिखना चाहता है। तो हमारे स्वास्थ्य के लिए भी कॉस्मेटिक लेज़र ट्रीटमेंट प्रणाली जो है वो काफ़ी अच्छी लाभदायक सिद्ध हुई है। कॉस्मेटिक लेज़र गायनेकोलॉजी का अगर हम उपचार देखते हैं तो कॉस्मेटिक लेज़र गायनेकोलॉजी में जैसे जिन महिलाओं को छींकते समय, खांसते समय अपने आप यूरिन होती आती है, ऐसे महिलाओं को स्ट्रेस यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस एक बीमारी होती है। तो ऐसे महिलाओं में ओपीडी बेस्ड प्रोसीजर हमारे यहाँ पर ट्रीटमेंट किया जाता है, जिसको कॉस्मेटिक लेज़र वजाइनल रेजुविनेशन कहा जाता है। तो लेज़र डायोड लेज़र के माध्यम से विशिष्ट प्रकार के प्रोब से वहाँ एनर्जी दी जाती है और पेशेंट की बीमारी ठीक हो जाती है। इसके अलावा हॉलीवुड कार्बन लेज़र है, जिनको फेस पे कॉम्प्लेक्शन बढ़ाना है और अभी ठंडी जैसे अभी गर्मी का मौसम है तो उसमें ठंडी चीज़ें, ठंडी चेहरे के लिए जो भी क्रीम्स है उसका एप्लीकेशंस ये कॉस्मेटिक में आता है। इसके साथ टैटू रिमूवल है, परमानेंट टैटू रिमूवल वो लेज़र के माध्यम से होता है। इसके अलावा परमानेंट हेयर रिमूवल्स है, मोस्टली जिन महिलाओं को पॉलीसिस्टिक ओवरियन डिसीज़ होता है, जिनको ओवरीज में छोटे छोटे ऐसे बॉल के जैसे बबल्स के जैसे सिस्ट बन जाती है, तो ऐसे महिलाओं में जो मेल हार्मोन्स है वो बढ़ जाते हैं और तो अनचाहे बाल शरीर पर, चेहरे पर वहाँ पर होते हैं। तो ऐसे बालों को निकालने के लिए कॉस्मेटिक गायनेकोलॉजी लेज़र उपचार काफ़ी अच्छा है और ये ओपीडी बेस्ड ट्रीटमेंट है। इसमें एडमिट रहने की आवश्यकता नहीं, किसी प्रकार का एनेस्थीसिया देने की आवश्यकता नहीं है। तो इससे आप एक 10 से 15 मिनट का, 20 से 25 मिनट का सेशन करके अपने रूटीन वर्क पे जा सकते हैं। जी, फीशर और भगंदर क्या होता है? फीशर और भगंदर एक्चुअली क्या होता है ना, वहाँ पर गुदा भाग में किसी भी प्रकार की अगर कोई बीमारी होती है तो मरीज़ को लगता है कि मुझे पाइल्स हुआ है। तो वहाँ पाइल्स के अलावा भी बहुत सारी बीमारियाँ होती हैं। मैं दर्शकों को दिखाना चाहूँगा कि लगभग इतनी सारी बीमारियाँ हैं, इसके अलावा भी बहुत सारी बीमारियां होती हैं कि जिसमें पेशेंट को पेन होता है, दर्द होता है या ब्लीडिंग होता है। तो फिशर अगर हम देखेंगे तो मोस्टली क्या होता है ना, यहाँ पर जब भी हार्ट स्टूल या कॉन्स्टिपेशन पेशेंट को होता है तो यहाँ पर एनोडर्म रीजन में पेशेंट को चीरा पड़ता है, घाव होता है और इसको फिशर कहा जाता है। फिशर से पेशेंट को अत्यधिक वेदना होती है। इसका एक कारण है, पाइल्स में पेन नहीं होता है और फिशर में पेन होता है। इसका कारण ये है कि फिशर के जो होने का जो स्थान है या जो ठिकान है वो बिलो डेंटेड लाइन है और यहाँ पर बिलो डेंटेड लाइन जो होता है वहाँ पर नर्व सप्लाई ज़्यादा होता है। इसलिए फिशर के जो मरीज़ होते हैं उनमें दर्द ज़्यादा होता है कंपेरेटिवली पाइल्स के। पाइल्स में ब्लीडिंग ज़्यादा होता है, फिशर में पेन ज़्यादा होता है। तो ये फिशर है। फिशर कुछ दिन बाद अपने आप हील हो जाता है। तो ऐसे पेशेंट में क्रोनिक फिशर तैयार होता है। एक एक्यूट फिशर जो अभी तुरंत हुआ है और जो क्रोनिक फिशर जो बार बार पेन होने के बाद वहाँ का फिशर हील होने से वहाँ पर एक पाइल्स भी, एक्सटर्नल पाइल्स बन जाता है, जिसको सेंटिनल पाइल्स कहते हैं। सेंटिनल का मतलब होता है कि छुपाना, सेंटिनल मीन्स टू हाइड, और वहाँ के घाव को छुपाने की नेचुरल शरीर की जो प्रवृत्ति होती है उसी को सेंटिनल पाइल्स कहा जाता है। तो फिशर में ये लक्षण होते हैं। अब यही स्थिति अगर कई दिनों तक निरंतर चलती रही, इसलिए मेरा हमेशा पेशेंट्स को कहना रहता है कि आपकी बीमारी को छुपाए नहीं, उसका तुरंत अपने डॉक्टर को दिखा के उपचार करें। क्योंकि क्या है, यही फिशर फिर फिस्टुला में कन्वर्ट हो जाता है। फिस्टुला यानी क्या होता है कि गुदा भाग में किसी भी प्रकार से इन्फेक्टेड फिशर की वजह से वहाँ पर बाल है, ज़्यादा एक्सेसिव हेयर्स है, उसकी वजह से बाल तोड़ बनता है, जिसको एब्सेस कहते हैं, और उस एब्सेस की वजह से फिस्टुला तैयार होता है। यहाँ से पॉस्ट संडास की जगह गुदा भाग में खुलता है। फिस्टुला में भी एक हाई एनल फिस्टुला और लो एनल फिस्टुला होता है। लो एनल फिस्टुला यानी वहाँ पर ही तुरंत खुलने वाला फिस्टुला होता है, और हाई एनल फिस्टुला यानी वह डेंटेड लाइन के ऊपर रेक्टम में खुलता है। तो फिस्टुला के टाइप्स के अनुसार हमारे यहाँ पर लेज़र ट्रीटमेंट है, इफ्टाक ट्रीटमेंट है, लिफ्ट ट्रीटमेंट है, आयुर्वेद 4 सूत्र ट्रीटमेंट है। ऐसे बहुत सारे ट्रीटमेंट्स हैं। अर्ली स्टेज में फिशर अगर है तो उसको लेज़र की आवश्यकता नहीं होती है, वो मेडिकेशन से, हमारे आयुर्वेद रिसर्च किट से वो ठीक हो जाता है। सिर्फ पेशेंट को अर्ली स्टेज में दिखाना और अपने बीमारी का निदान करना, ये मैं बोलता हूँ कि ये प्रायोरिटी है। जी, जैसे कि आपने शुरुआत में बताया कि ये जो पाइल्स होने के पीछे की जो वजह, खान पान का भी बहुत बड़ा योगदान रहता है। तो ऐसे भी कुछ पेशेंट्स हैं जिनको पाइल्स हो चुका है लेकिन फिर भी खाने पीने के मामले में परहेज़ नहीं करते हैं, हालांकि उनको पता है कि पाइल्स
जो होने के पीछे की वजह खान पान का एक पर्टिकुलर डाइट रहता है जो फॉलो नहीं करते हैं। तो आप उन पेशेंट्स को क्या बताना चाहोगे कि खान पान में आपको किस तरह की चीज़ें खानी चाहिए, कौन सी चीज़ों से परहेज़ करना चाहिए? मोस्टली क्या है ना, पेशेंट्स जितने भी पाइल्स या फिशर के, अभी हमको यंग एज में भी पेशेंट्स देखने के लिए मिलते हैं, छोटे छोटे बच्चे आते हैं जिनको फिशर की प्रॉब्लम से है। तो ऐसे पेशेंट्स के लिए मोस्टली कारण जो है वो डाइट है, क्योंकि अन्न तारी अन्न मारी ऐसा मराठी में कहा जाता है कि अन्न डाइट जो है आपका, आप किस प्रकार से ले रहे हैं, क्योंकि उचित मात्रा में, उचित प्रमाण में, उचित समय पर लिया हुआ आहार या औषधि का काम करता है। तो आपका आहार ही मुख्य आपकी औषधि है। इसलिए जो भी तीखा मिर्च मसालेदार डाइट है, नॉनवेज है, लेट नाइट खाना है, ये सब बंद करना चाहिए। खाने का मोस्टली आयुर्वेद के हिसाब से अगर देखेंगे तो खाने का जो समय है वो सुबह 9 से 10 के बीच में और सूर्यास्त 6 से 7 के बीच में। तो इस समय पर अगर आप खान पान लेते हैं तो आपको बाकी कॉन्स्टिपेशन या बाकी और भी मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स है वो नहीं होगी। खाने में आप पपीते का सेवन, फलों का सेवन सभी कर सकते हैं। मोस्टली अगर फाइबरस डाइट लेंगे तो उससे आपको कॉन्स्टिपेशन नहीं होगा। जिनको ऐसा लगता है कि मुझे कॉन्स्टिपेशन की समस्या है तो वो हरड़ का चूर्ण रात को सोते समय कुनकुने पानी के साथ 3 से 4 ग्राम मात्रा में ले सकते हैं, जिससे कॉन्स्टिपेशन नहीं होगा। और ज़्यादा समय तक टॉयलेट में बैठना, ये मोस्टली एक कॉन्स्टिपेशन का कारण है, उसको भी हमने अवॉइड करना चाहिए। और खान पान में हमको अगर बदलाव करना है तो सबसे पहले घर का बना हुआ खाना खाएं, आउटसाइड फूड अवॉइड करें। और जिससे क्या है कि आपको स्पाइसी डाइट कम मिलेगा, घर का खाना रहेगा तो आपको प्योरिटी उसकी मेंटेन रहेगी। और खाने में मोस्टली जो क्रम है आपका कि पूर्व मधुरम अश्नीयात, मध्यम अम्ल लवणों, पश्चात कटुतिक्त कषाय का, ये आयुर्वेद के अनुसार क्रम दिया हुआ है कि पूर्व में या खाना खाने के पहले मधुर रस का सेवन करना चाहिए, मध्य में यानी आहार खाना खाते समय अम्ल और लवण रस का सेवन करना चाहिए, और लास्ट में कटुतिक्त रसाय कसेले रस का सेवन करना चाहिए। हो सके तो लिक्विड डाइट को पहले ले खाना खाते समय। जिनको कॉन्स्टिपेशन और अम्लपित्त की समस्याएं होती है तो उनको जो जिंजर रहता है, जिंजर का एक टुकड़ा काले नमक के साथ खाना खाने के पहले ले, तो जिससे एसिडिटी, अम्लपित्तता और कॉन्स्टिपेशन की समस्याएं नहीं होगी। और मैंने बताया कि हरड़ का चूर्ण ले, क्योंकि हरड़ के बारे में आयुर्वेद में इतना अच्छा वर्णन है कि आयुर्वेद में बोला गया है कि कदाचित कुप्यते माता न उदरस्थ हरितकी। एक बार अपनी माता बच्चे पे क्रोध कर सकती है, पर पेट में ली हुई हरड़, जिसको हरितकी कहा जाता है, वो कदापि नुकसान नहीं करती। तो हरितकी का चूर्ण, हरड़ का चूर्ण रात को सोते समय कुनकुने पानी से लेना, साथ में गर्म पानी में बैठ के सिकाई करना, और अपने डाइट प्लान को अपने बीमारी के अनुसार रेगुलेट करना, ये सबसे अच्छा है। इसके लिए छाछ, अभी जैसे ठंडी का मौसम, गर्मी का मौसम है, तो शरीर को ठंडा रखने के लिए आपको छाछ का सेवन आप कर सकते हैं। तो छाछ में भी एक ऐसा वर्णन आयुर्वेद में मिलता है कि जैसे कि तक्रम शक्र से दुर्लभा, तक्रम शक्र से दुर्लभा, इसका मतलब है कि जो छाछ है वो पृथ्वीलोक पे हमें मिला है, वो अमृत के समान है, जो स्वर्ग में इंद्र देवता को भी नहीं मिला, जो आज पृथ्वी पर विपुल मात्रा में छाछ है। और छाछ से अग्निमांद्य नहीं होता है, आपका अग्निवृद्धि होती है। तो जिन पेशेंट्स को सिर्फ ब्लीडिंग पाइल्स जिन पेशेंट को है, उन्होंने ज़्यादा मात्रा में छाछ का सेवन रेगुलर बेसिस पे वो ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं, छाछ का सेवन कर सकते हैं। सिर्फ जिनको ज़्यादा ब्लीडिंग पाइल्स की समस्या है वो छाछ का सेवन ज़्यादा समय या ज़्यादा निरंतर नहीं कर सकते। तो अपने डाइट में ये बदलाव करना है, और रूटीन जो सीजनल वेजिटेबल्स है वो खा सकते हैं। तो जैसे कि आपने सारी चीज़ें बताई है, लेकिन उसमें कि आयुर्वेद क्या पाइल्स को ठीक कर सकता है? बिल्कुल बिल्कुल। आयुर्वेद में एक्चुअली क्या है, आयुर्वेद के हिसाब से अगर देखेंगे तो पाइल्स होने के मुख्य कारण ही ये है कि पंचात्मा मारुत पित्तम कफो गुदवलित रहे। मैंने क्या होता है कि 5 प्रकार के शरीर में वायु के प्रकार होते हैं आयुर्वेद के हिसाब से। पहला होता है प्राण, उदान, समान, अपान और व्यान। तो इसमें अपान वायु की विकृति से मोस्टली वात दोष बढ़ने से पाइल्स होता है। पर पाइल्स ऐसी एक बीमारी है कि जिसमें 5 प्रकार के वातों की विकृति होकर पित्त और कफ को दूषित करके पाइल्स होता है। तो ऐसे पेशेंट्स में आयुर्वेद दिनचर्या, आयुर्वेद ऋतुचर्या और आयुर्वेद आहार नियोजन ये काफ़ी अच्छा माना गया। क्योंकि क्या है ना, हमारे पास हमने देखे कि पिछले 15-16 साल से हम लोग अभ्युदय पाइल्स हॉस्पिटल के माध्यम से रुग्ण सेवा कर रहे हैं। तो इसमें हमने देखा कि बार बार मरीज़ के ऑपरेशन 2 बार हो गए, 3 बार हो गए, 4 बार हो गए।
फिर भी उनको पाइल्स की समस्या हो रही है, फिशर की समस्याएं हो रही है, फिशुला की समस्याएं हो गई। तो हमने इस बात पे अध्ययन किया, कुछ रिसर्च किया, फिर पता चला कि सिर्फ आपको एनाटॉमिकल डिफेक्ट्स दूर करने से ये समस्याएं दूर होने वाली नहीं है। आपने आज ऑपरेशन कर लिया और कल से आपने नॉनवेज खाना शुरू कर दिया, दैट विल नॉट वर्क। तो सबसे पहले हमारे आहार को, दिनचर्या को, ऋतुचर्या को हमको बदलना पड़ेगा। लेट नाइट सोना बंद करना पड़ेगा, दिन में सोना बंद करना पड़ेगा। और आपका जो शेड्यूल है, उस शेड्यूल में आपको आयुर्वेदीय वनौषधियाँ हैं, आयुर्वेदीय सिंपल डाइट प्लान है, उसका अपनाना पड़ेगा, जिससे आयुर्वेद के माध्यम से अर्ली स्टेज में अगर पाइल्स है तो मैं बोलता हूँ कि किसी भी प्रकार के ऑपरेशन, लेज़र की आवश्यकता नहीं है। अर्ली फर्स्ट स्टेज और सेकंड स्टेज के पाइल्स आपके मेडिसिन के माध्यम से ही ठीक हो सकते हैं। जैसे कि जिनको ब्लीडिंग पाइल्स की समस्या है, खून जाता है, तो ऐसे पेशेंट्स के लिए हम लोग बोलते हैं कि आप प्रवाड़ पंचामृत नाम की एक दवाई आती है, उसका सेवन कर सकते हैं, जो ठंडी होती है, आपको ब्लीडिंग को रोक देगी। हरितकी का चूर्ण रात को सोते समय लीजिए। गर्म पानी में बैठने के बाद सिकाई करने के लिए एक फिटकरी का चूर्ण और हल्दी का चूर्ण डाल के बैठिए, आपको बिल्कुल तकलीफ नहीं होगी। और जो रसपान करना चाहते हैं, जूस लेना चाहते हैं, ऐसे पेशेंट्स के लिए एलोवेरा का जूस है, आंवले का जूस है, उसका सेवन कर सकते हैं। तो तमाम ऐसी वनौषधियाँ हैं आयुर्वेद में। सिर्फ आप अगर पाइल्स के लिए बोलेंगे तो हजारों वनस्पतियाँ आचार्य चरकाचार्य ने, आचार्य सुश्रुताचार्य ने, आचार्य अष्टांग हृदयाचार्य ने हजारों साल पहले बताई गई है। आज उसी के कुछ रिसर्च मेडिसिन लेके हमने आयुर्वेद रिसर्च किट बनाई है, जिसमें हमारे यहाँ पर कैप्सूल्स है, कुछ क्रीम्स है, कुछ पाउडर्स है। उसको लेने से आपको अर्ली स्टेज में किसी भी प्रकार के ऑपरेशन की आवश्यकता नहीं। मतलब ये जो किट आपने बनाई है वो पर्टिकुलर मतलब एक ही इसके लिए नहीं, मतलब जिसको बिल्कुल अलग सारी पाइल्स की जितनी भी समस्याएं से जुड़ी हुई है उन सब के लिए अलग अलग आपने बनाए हुए। तो मुझे बताइए डॉक्टर कि पाइल्स अगर किसी का 3-4 बार ऑपरेशन हुआ है तो क्या उसकी जान जाने का खतरा रहता है उसमें? नहीं, एक्चुअली क्या है, सबसे पहले तो एग्जैक्ट क्या हुआ है उसका निदान हम करते हैं। जैसे हम सेंटर पे हम लोग वीडियो एंडोस्कोपी के माध्यम से जांच करते हैं कि आपको पाइल्स है, फिशर है, फिशुला है या और कोई अन्य बीमारी है। अर्ली स्टेज में आपका निदान, डायग्नोसिस, उसके बाद प्रॉब्लम क्यों हो रही है। मैंने ये बताया ना कि आपका ऑपरेशन हो चुका फिर भी आपको बीमारी क्यों हो रही है। आपके खान पान में गड़बड़ है, कहीं तो भी आपका डाइट फॉलो नहीं हो रहा है। और आजकल क्या हो गया है ना, हमारा जो 1 क्लिक पे जो फूड आ रहा है घर पे, वो सबसे बड़ा दुविधा का कारण है। क्या है ना, पहले अगर हमको कुछ खाने की इच्छा होती थी तो हम गाड़ी निकालते थे, जाते थे होटल में जाके खाना खाते थे। पर आज ऐसा नहीं है। आपको रात को 2 बजे भी कुछ खाने की इच्छा होगी तो 1 क्लिक पे आप मंगा सकते हैं, मोबाइल के मंगा सकते हैं। ऐसा होता है इतने सारे खाने से खाना तो होता है लेकिन पानी का सेवन भी उसमें कम हो जा रहा है। और ये फैशन हो गई है आजकल के कॉलेज के बच्चों में देखेंगे ना आप जैसे फॉर एग्जांपल कोई बच्चा नया कॉलेज में जाता है, कोई स्कूल में जाता है, वहाँ के अगर कैंटीन में वो जाता है और वो बोलेगा कि पराठा रोटी दो या पराठा दही दो, तो वो आउटडेटेड है। वो अगर पिज़्ज़ा मंगाएगा तो इट इज़ फैशन। तो ये सब चीज़ें बच्चों को निरंतर जंक फूड खाने से, ये सब चीज़ों खाने से बच्चों में ये प्रॉब्लम्स हो रही है। छोटे 5-5, 7-7, 6-6 साल के बच्चे भी आते हैं जिनमें फिशर की समस्याएं मिलती है, जो हमें आज से 10-15 साल पहले सिर्फ यंग एज में या ओल्ड एज में मिलती थी। तो ये सब हमारा परिणाम है कि अर्ली स्कूल हमारी होती है बच्चों की। ये सबसे बड़ा रीज़न है बच्चों में कि सुबह बच्चे स्कूल में जाते हैं, सुबह 7 बजे की बस तैयार रहती है, बच्चा 6:30 बजे उठ जाता है, ना उसका मोशन पास होता है, तो हैबिचुअल कॉन्स्टिपेशन डेवलप होता है बच्चों में। तो हैबिचुअल कॉन्स्टिपेशन डेवलप होने से बच्चों में ब्लीडिंग की समस्या होती है, फिशर की समस्या होती है। तो ये सब समस्याओं को सॉर्ट आउट करके आयुर्वेद जीवन प्रणाली को अगर हम अपनाते हैं तो डेफिनेटली पाइल्स या फिशर की समस्या से हम निजात पा सकते हैं। जी, तो आयुर्वेद क्षार युक्त प्रणाली क्या है? आयुर्वेद क्षार सूत्र थेरेपी, इसको आयुर्वेद क्षार सूत्र कहते हैं या क्षार एप्लीकेशन भी बोलते हैं। आयुर्वेद क्षार सूत्र जो थेरेपी है, एक विशिष्ट प्रकार का धागा होता है। मैं आपको दर्शकों को दिखाना चाहूँगा कि एक मेडिकेटेड सेटॉन होता है। ये विशिष्ट 3 औषधि की मात्रा से बनाया जाता है, जिसमें अपामार्ग क्षार होता है, हल्दी होती है और स्नुही का क्षीर होता है। तो इससे इसके कोटिंग्स एक थ्रेड पे किए जाते हैं और ये फिशुला के लिए काफ़ी अच्छा ट्रीटमेंट माना गया है आयुर्वेद क्षार सूत्र। इसके बारे में एक वर्णन है आयुर्वेद में कि क्रुश दुर्बल भीरुनाम नाड़ी मर्माश्रिता क्षार सूत्रेण ताम सिद्धात न तु शस्त्रेण बुद्धिमान। जो लोग ऑपरेशन से डरते हैं, जिनको बार बार फिशुला के प्रॉब्लम्स है, क्रूश है, जो इमेशिएटेड है, जो महिलाएं हैं, ऐसे व्यक्तियों के लिए क्षार सूत्र थेरेपी फिशुला के लिए काफ़ी अच्छी लाभदायक सिद्ध हुई है। इसमें क्या है ना कि भावितम रजनी चूर्णे स्नुहि क्षीरे पुनः पुनः बंधना सुदृढ़म सूत्रम न भिन्नति अर्शो भगंधरम।
जो इसमें टर्मरिक पाउडर या हल्दी का पाउडर की जो भावना दी गई है, ये इटसेल्फ वर्क्स एज एंटीबायोटिक, एंटी इन्फ्लामेटरी और हीलिंग के लिए काफ़ी अच्छा काम करता है। आज हज़ारों पेटेंट हल्दी पे हुए हैं, एंटी कैंसरस एक्टिविटी हल्दी में है, तो ये हल्दी का भी इसमें मिश्रण है, तो इट वर्क्स वेरी वेल। तो क्षार सूत्र से क्या होता है ना कि इसमें अभी मॉडिफाइड क्षार सूत्र टेक्निक हमने हमारे सेंटर में स्टार्ट किया है। इसमें इफ्टाप नाम की एक टेक्नोलॉजी हम लोग हमारे पेशेंट्स के लिए यूज़ करते हैं। पहले एक मरीज़ के मन में एक डर रहता था कि क्षार सूत्र डालने से 6 महीना साल भर एक ट्रीटमेंट चलेगा, अभी ऐसा नहीं है। इफ्टा कहने क्या होता है ना, इंटरसेप्शन ऑफ फिस्टुलस ट्रैक्ट एंड क्षार सूत्र लाइगेशन। इसमें हम लोग मॉडिफाइड टेक्निक के द्वारा जो फिस्टुला का 10 सेंटीमीटर भी ट्रैक्ट रहा तो उसको मॉडिफाइड करके एक विंडो बना के क्षार सूत्र डालते हैं, जिससे पेशेंट्स का जो क्षार सूत्र बदलने का जो समय है वो कम हो जाता है। जो क्षार सूत्र ट्रेडिशनल वे से चिकित्सा करते थे उसमें भरने के लिए 6 महीने लगते थे, ये अभी आज 1 महीने में भर रहे हैं। तो इन्वेंशंस और इनोवेशंस का ये ज़माना है, तो आयुर्वेद में भी ऐसे इन्वेंशंस है, इनोवेशंस हो रहे हैं, तो जिसको हम लोग पेशेंट्स के बीमारी को ठीक करने के लिए यूज़ कर रहे हैं। तो क्षार सूत्र चिकित्सा जो है वो ओपीडी बेस्ड ट्रीटमेंट है, इसमें किसी भी प्रकार के पेशेंट को एडमिट होने की आवश्यकता नहीं है। मोस्टली फिस्टुला है, रिकरेंट फिस्टुला जो होते हैं, महिलाओं में होने वाले फिस्टुला है, इसमें इस थ्रेड को हम लोग यूज़ करते हैं और ये हर वीक चेंज करना पड़ता है। ऐसे 4 बार 5 बार थ्रेड्स को चेंज करने से आपका फिस्टुला का प्रॉब्लम ठीक हो सकता है। जी, अभी हाल ही में हॉस्पिटल में जॉर्डन से डॉक्टर्स आए थे, तो कैसा अनुभव रहा उनका? हमारा जो अभ्युदय पाइल्स लेजर हॉस्पिटल है उसके लिए एक प्राउड मोमेंट ये रहा है कि जॉर्डन से एक डॉक्टर आए थे ट्रेनिंग के लिए, और उन्होंने इंटरनेट पे हमारा हॉस्पिटल के बारे में सुना, हमारे ट्रेनिंग के बारे में सुना, हमारे फैसिलिटी के बारे में सुना, और आयुर्वेद इस क्षार सूत्र चिकित्सा प्रणाली को सीखने के लिए तो और इसके साथ साथ लेज़र, एडवांस बीम लेज़र ट्रीटमेंट है, उसको सीखने के लिए जॉर्डन से हमारे सेंटर पे आए। वो 15 से 20 दिन यहाँ पर रहे नागपुर में, और इतने दूर से अपने नागपुर में आके इस टेक्निक को सीखने के बाद उन्होंने अपने सेंटर पे वो ट्रीटमेंट स्टार्ट भी किया, और इवन यहाँ से जो रिसर्च मेडिसिन किट है वो लेके गए, हमारी इस क्षार सूत्र को वो लेके गए, पूरा उन्होंने 15 दिन 20 दिन पेशेंट का स्टडी किया, और उनको काफ़ी अच्छा लगा कि इस प्रकार की टेक्नोलॉजी अगर हमारे देश में होती तो हमारे मरीज़ भी इस टेक्नोलॉजी से लाभ लेते। तो अभी उनका जो एक्सपीरियंस रहा जॉर्डन से आके यहाँ पर टेक्नोलॉजी सीखने का, वो काफ़ी अच्छा था, और हमारे सेंटर पे निरंतर डॉक्टर्स आते हैं और इस टेक्नोलॉजी को सीखते हैं, और अच्छा लगता है कि हाँ आपने कुछ एक टेक्नोलॉजी को सीखा। खुद मैं कुछ दिनों के लिए विदेश गया, इस टेक्नोलॉजी को, बीम लेज़र टेक्नोलॉजी को सीखा, और उस टेक्नोलॉजी को समाज के हर वर्ग को देने का सौभाग्य मुझे मिला। तो अच्छा अनुभव रहा, और अच्छा लगता है कि आप किसी काम को करते हैं और समाज ने उस काम को आपको स्वीकारा, एक्नॉलेज किया, तो काफ़ी अच्छा लगता है। क्योंकि हमने अभ्युदय पाइल्स लेज़र हॉस्पिटल का एक बीज बोया था आज से 15 साल पहले, आज उस बीज का वटवृक्ष बनने जा रहा है, तो काफ़ी अच्छा लगता है। बिल्कुल। डॉक्टर, जाते जाते दर्शकों को क्या सलाह देना चाहेंगे आप? जाते जाते दर्शकों को यही बताना चाहूँगा कि अपना डॉक्टर खुद ना बने, अपनी बीमारियों को किसी कंसल्टेंट सर्जन्स को दिखा के उसका उपचार करें। आपका टॉयलेट में बैठने का समय है उसको कम करें, हार्डली 2 से 3 मिनट से ज़्यादा आपको टॉयलेट में नहीं बैठना है। मैंने आजकल के युवक और युवतियों को देखा है कि मोबाइल लेके जाते हैं और पहला इंस्टाग्राम का ओपनिंग वहाँ पर टॉयलेट में होता है। टॉयलेट एक ऐसी जगह है जहाँ पर आप रिलैक्स होने जाते हैं, ना कि इंस्टाग्राम और फेसबुक को हैंडल करने जाते हैं। तो वहाँ पर ज़्यादा समय तक आप टॉयलेट में बैठने से कॉन्स्टिपेशन होता है और वो पाइल्स जैसी समस्याओं को बढ़ाता है। कमोड की सीट पर अगर आप बैठते हो तो पैर के नीचे हमेशा स्टूल रखें। मैं हमेशा दर्शकों को ये बताता हूँ कि दैट इज़ वेरी इसेंशियल। अगर आप पैर के नीचे स्टूल रख के टॉयलेट पे नहीं बैठते कमोड सीट पर, तो आपका जो रेक्टो सिग्मॉइड एंगल है वहाँ पर एक प्रकार का ऑब्स्ट्रक्शन होता है और आपको हैबिचुअल कॉन्स्टिपेशन तैयार होता है। मैंने ऐसे बहुत सारे मरीज़ देखे कि जिनको एक बार मोशन जाते हैं सुबह 7 बजे, फिर भी ऐसा नहीं लगता है, 10 बजे ऑफिस जाने के बाद फिर से उनको जाने की इच्छा होती है। तो दैट इनकम्प्लीट इवैक्यूएशन प्रोसेस इज ड्यू टू कॉन्स्टिपेशन। जैसे इंडियन टॉयलेट ही ज़्यादा, इंडियन टॉयलेट इज ऑलवेज बेस्ट, पर अगर आप कमोड यूज़ करते हैं तो पैर के नीचे आपको स्टूल रखना ज़रूरी है। और एक तीसरी बात कॉमन मैंने अभी देखा है कि शहरों में, मोस्टली शहरी भागों में, कि एक जेट स्प्रे आता है, आप पीछे से आपको क्लीनिंग के लिए जेट स्प्रे से फोर्सफुली वो स्प्रे आता है, तो वो स्प्रे यूज़ नहीं करना चाहिए। दैट कैन कॉज फीशर।
ट्रॉमा, और कोई भी ट्रॉमा फीचर अगर है तो इट कैन कन्वर्ट इनटू एब्सेस आल्सो इन डायबिटिक पेशेंट्स। तो इसके अलावा आप हैंड जो स्प्रे होता है उसको यूज़ कर सकते हैं। ये छोटी छोटी बातें हैं पर प्रोक्टोलॉजी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और ये चीज़ें सबसे ज़्यादा निगलेक्टेड है। क्योंकि क्या है ना, हम लोग सभी चीज़ों पे ध्यान देंगे पर इन चीज़ों पे ध्यान नहीं देते। और रात को सोने का समय निश्चित करें, फाइबरस डाइट ले, रोज़ डेली योगा प्राणायाम का अभ्यास करें। जिनको निरंतर कॉन्स्टिपेशन की समस्या रहती है वो सर्वांगासन कर सकते हैं, पश्चिमोत्तानासन कर सकते हैं, वज्रासन कर सकते हैं, या फिर सर्पासन या भुजंगासन कर सकते हैं, जिससे कॉन्स्टिपेशन नहीं होगा। 15 से 20 मिनट तक योगा करें। मॉर्निंग वॉक आप 15 से 20 मिनट कर सकते हैं, और जिनको जिम करना है वो जिम करें। पर आपने रूटीन को मॉर्निंग से लेके इवनिंग तक इस प्रकार से बनाएं कि आप एटलीस्ट अपने हेल्थ के लिए आधा घंटा निकालें जी। 24 घंटे में से आधा घंटा बहुत ज़्यादा नहीं है, और अपने हेल्थ के लिए अगर हम आधा घंटा निकालेंगे तो आने वाले फ्यूचर में हमें पाइल्स, फिशर, फिस्टुला या और भी मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स है उससे जूझना नहीं पड़ेगा। और इसीलिए आयु कामय माननम धर्मार्थ सुख साधनम आयुर्वेदोपदिशेषु विद्या परमादरा, ये मैं हमेशा बताता हूँ। क्योंकि आयु की अगर हम कामना करते हैं, आयु को बढ़ाना हमको है, तो आयुर्वेदों के उपदेशों को हमको पालन करना बहुत ज़रूरी है। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, इन चारों पुरुषार्थों की अगर हमको प्राप्ति करनी है तो आयुर्वेद के बताए गए मार्गों पर चलना, अपनी दिनचर्या को, ऋतुचर्या को बदलना, ये आज की समाज की, आज के हमारे युवाओं की पहली प्रायोरिटी होना चाहिए। क्योंकि शरीरम आद्यम खलु धर्म साधनम, सभी चीज़ों का मुख्य मूल है हमारा आरोग्य। अगर हेल्थ ही नहीं है तो वेल्थ किसी काम की नहीं है। जी, थैंक यू डॉक्टर, आपने बहुत अच्छी सलाह दी है। आशा करती हूँ दर्शकों कि आपको जो डॉक्टर ने सलाह दी है आप उसका ज़रूर उपयोग करेंगे, और पाइल्स जैसी बीमारी से अगर आपको छुटकारा चाहिए तो आप डॉक्टर प्रवीण सहाय के पास ज़रूर आइए, अवश्य आइए। इनके पास आपको आपकी सारी जो बीमारी है उसका ट्रीटमेंट आपको एक ही जगह पर मिलेगा। तब तक आप देखते रहिए महान्यूज़ 7। धन्यवाद। देश की तमाम खबरों को जानने और देखने के लिए जुड़े रहिए महान्यूज़ 7 के साथ। बॉस ने मीटिंग बुलाई। बाहर उठो बैठो। तकलीफ उठने बैठने की नहीं, तकलीफ बवासीर की है। बवासीर, फिशर, भगंदर, पाइलोनियल साइंस का आयुर्वेद तथा आधुनिक लेजर से उपचार। कॉल या विजिट करें www.pilesfistulacure.com।